तो आज आपको पढ़ाएंगे अनुसूची, संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए, मूल संविधान या प्रारंभिक संविधान में 8 प्रकार की अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान समय में इसकी संख्या बढ़कर के 12 हो गई है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अनुसूची किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे मामले जिन्हें अनुसूची में डाल दिया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट जल्दी एक्शन नहीं लेती है, मतलब वो विवादास्पद नहीं हो जाता है, तो उसे हम अनुसूची में डाल दिए। जिस तरीके से संविधान में भाग है, जिस तरीके से अनुच्छेद है, उसी तरीके से अनुसूची भी है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान समय में इसकी संख्या कितनी है? 12। तो हम लोग पढ़ेंगे आज अनुसूची। इंग्लिश में इसके लिए शब्द यूज किया जाता है शेड्यूल, अनुसूचियाँ। तो मूल संविधान का मतलब है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, मूल संविधान में इसकी संख्या 8 थी। इसकी संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। तो 4 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। वर्तमान समय में इसकी संख्या 12 हो गई है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो 12 बताना है। 12। और जो भी मामले अनुसूची में रख दिए जाते हैं, समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन नहीं लेगी। समझ रहे हैं ना? तो अनुसूची में जाने के बाद कोई मामला समझ लीजिए सुरक्षित हो जाता है। अनुसूची के मामले में या अनुसूची वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं करती, मतलब इसे कोर्ट से बरी रखा गया है। तो जो भी विवादित मामला होता है इसको कहाँ रख दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट उसे डाल दिया जाता है अनुसूची में। तो 12 प्रकार की अनुसूची है और 12 प्रकार की अनुसूची में कुछ ना कुछ रखा गया है। और एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है, दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके लिए ज़रूरत ये है कि आप पूरी अनुसूची याद रखें, मतलब 1 से लेकर के 12 तक, तब तो आपका कल्याण हो सकता है, अदरवाइज कोई कल्याण होने वाला नहीं। तो आपको यहाँ पर पूरा 1 से लेकर के 12 तक याद करना है। अगर उसमें से एक भी अगर आप भूल जाते हैं तो समझ लीजिए गड़बड़, पूरा का पूरा याद करना है। तो शुरुआत करते हैं अनुसूची नंबर 1। तो अनुसूची 1 में बोला गया है भारत के राज्यों का नाम। क्या बोला गया है? भारत के राज्यों का नाम। तो भारत के जितने भी राज्य हैं, मतलब वर्तमान समय में या जब भी, जैसे वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये पूरे के पूरे 28 राज्यों का नाम लिखा गया है शेड्यूल नंबर 1 में, अनुसूची 1 में। तो सबसे पहले आप सोचिए, अनुसूची पहली अनुसूची या प्रथम अनुसूची में नामकरण किया गया है। सबसे पहले क्या किया गया है? नामकरण किसका किया गया है? भारत के राज्यों का। तो अनुसूची 1 में क्या है? भारत के राज्यों का नाम। ठीक है, अनुसूची 1 में क्या है? भारत के राज्यों का नाम। तो याद कैसे करेंगे कि सबसे पहले में क्या करना है? नामकरण करना है। तो पहले वाले में क्या है? नामकरण। समझ गए कि नहीं? तो अनुसूची 1 में क्या है? भारत के राज्यों का नाम। तो याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहला या प्रथम, सबसे पहले क्या करना है? नामकरण। और किसका नामकरण? भारत के राज्यों का। अनुसूची नंबर 2 में है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो, अनुसूची 2 और 2 में क्या? वेतन।
अनुसूची 2 वेतन, तो 2 में क्या, वेतन 2, वेतन 2। तो अनुसूची 2 को याद है ऐसे करना है कि वेतन, और वेतन हम मांग लेंगे, कहेंगे वेतन 2, और वेतन 2 बोलेंगे तो अनुसूची 2 उसी में आ जाएगी। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, किस में है, 2 में है, तो वेतन 2, वेतन जैसे बोलना, क्या बोलना, वेतन 2। तो अनुसूची नंबर 2 में है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते, तो अनुसूची 2 वेतन। 1 में क्या है, नामकरण, मतलब सबसे पहले हम नामकरण करते हैं। 2 में क्या, 2 वेतन 2, तो अनुसूची 2 में है वेतन। उसके बाद आती है अनुसूची नंबर 3, 3 में है शपथ व प्रतिज्ञान। तो जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उन्हें शपथ भी दिलाई जाती है कि हम शपथ लेते हैं, ऐसे शपथ लेते हैं ना, जैसे देखो बाहुबली में इसकी मम्मी भी शपथ लेती थी कि मैं यानी बाहुबली भी शपथ लेता था ना, ऐसे बहुत खतरनाक तरीके से। तो जो भी शपथ या प्रतिज्ञान वाला काम है ये बोला गया है शेड्यूल नंबर 3, मतलब अनुसूची संख्या 3 में। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो आपको इसी में दिख रहा होगा, 3 में है 3 अक्षर वाला शब्द शपथ, हाँ, अनुसूची नंबर 3 में 3 अक्षर वाला शब्द शपथ, और 2 में क्या है, वेतन 2, और 1 में क्या है, 1 मतलब प्रथम में सबसे पहले में क्या करना है, नामकरण करना है, और 2 में वेतन 2, 3 में 3 अक्षर वाला शब्द क्या, शपथ, ऐसे याद करना है। शपथ व प्रतिज्ञान मतलब एक ही है, इसीलिए वाली कर रहे हैं, शपथ व प्रतिज्ञान। 4 शेड्यूल नंबर 4 में बोला गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूची नंबर 4 इसमें है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए लोकसभा और राज्यसभा की हर राज्य में एक निश्चित सीट होती है, तो जो राज्यसभा में सीटें दी जाती हैं वो किस आधार पर दी जाती हैं, हालांकि दी जाती हैं जनसंख्या के ही आधार पर, लेकिन इस बात की चर्चा कर दी गई है अनुसूची नंबर 4 में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो आपको यहाँ पर राज्यसभा नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको पढ़ना है राज्यसभा। क्या पढ़ना है, होता तो राज्यसभा है लेकिन पढ़ना है राज्यसभा। और अनुसूची नंबर 4 में 4 अक्षर वाला राज्यसभा, 3 में 3 अक्षर वाला शपथ, और 4 में 4 अक्षर वाला राज्यसभा। राज्यसभा में क्या, सीटों का आवंटन, बस इतना याद कर लीजिए। आर्टिकल बोलो, शेड्यूल नंबर 4 में है राज्यसभा से संबंधित। राज्यसभा से क्या संबंधित, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो सीटें बांटी गई हैं कि कहाँ से कितने सांसद बनेंगे, कितने लोग चुनाव लड़ेंगे, वो सब बातें हैं शेड्यूल नंबर 4 में। तो 3 में याद रखना है 3 अक्षर वाला शब्द मतलब शपथ, और 4 में याद रखना है 4 अक्षर वाला राज्यसभा। राज्यसभा में क्या, सीटों का आवंटन, और 2 में क्या, वेतन 2, 2 में वेतन 2, और प्रथम में नामकरण, सबसे पहले में क्या करना है, नामकरण, 2 में वेतन 2, 3 में शपथ, और 4 में 4 अक्षर वाला राज्यसभा में सीटों का आवंटन। बस इतना तक याद रखना है। अगला देखते हैं शेड्यूल नंबर 5, SC ST क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान, तो इसको याद करने के लिए आपको भाग भी याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए अनुसूची नंबर 5 में है SC ST के लिए प्रावधान, और भाग संख्या 10 में है, मतलब SC ST के लिए ज़्यादा प्रावधान किया गया। ज़्यादा प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि पुराने समय में शिक्षा पर मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार होना। जैसे मैं बोलूँ कि शिक्षा पर केवल मेरी मोनोपोली, मतलब इसका ये है कि केवल मैं ही पढ़ा सकता हूँ और कोई नहीं पढ़ा सकता। जैसे मैं कह दूँ कि डिफेंस करना किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली, तो मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, एक व्यक्ति का अधिकार। तो पहले ऐसा ही था कि शिक्षा पर एक व्यक्ति की मोनोपोली हुआ करती थी, एक निश्चित जाति की मोनोपोली हुआ करती थी, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, मोनोपोली खत्म हो गई, कोई भी पठन पाठन का कार्य करा सकता है। तो SC ST बहुत पीछे रह गए क्योंकि ये लोग सेवा ही करने में लगे रहते थे, और जो पढ़े लिखे वो बहुत आगे। आप किसी भी संस्थान में जाएंगे आपको जनरल कैटेगरी के लोग ज़्यादा मिलेंगे, और ऐसा इसलिए नहीं कि वो लोग सपोर्ट दिया जा रहा है उन्हें, वो लोग शुरू से ही एजुकेशन पर ध्यान देते आए हैं। अभी आप अपने गांव में देखिए किसी
SC/ST कैटेगरी का आदमी हो तो देखो पढ़ने लिखने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और ज़्यादा उसे ज्ञान भी दे दोगे ना तो कहेगा हमको ज़्यादा ज्ञान मत दो, सीधा कह देगा। तो पढ़ने लिखने में जो ध्यान देगा वही तो आगे बढ़ेगा कि नहीं। तो पढ़ाई लिखाई पर जो लोग ध्यान दिए तो आज आगे बढ़े हुए हैं, अब धीरे धीरे और लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जो लोग पिछड़ गए हैं उन्हें हमें आगे बढ़ाना है, तो उन्हें क्या करेंगे, स्पेशल प्रावधान देंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे कि नहीं। तो SC/ST के क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान बताया गया है भाग कर रहे हैं अनुसूची नंबर 5 में और भाग संख्या 10 में। तो 5 और 10 दोनों याद रखिएगा कि अनुसूची संख्या 5 में है SC/ST के लिए प्रावधान और भाग संख्या 10 में। ठीक है, ऐसा सोचो कि चुनाव का वादा करते हो 5 साल तक SC/ST को वर्गलाते हैं और उसके बाद फिर समझ जाते हैं लोग भाई चुनाव में 5 साल तक आप किसी को वर्गला सकते हैं, उसके बाद तो मौका आएगा ना दोबारा वहीं। तो 5 में है SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। आगे देखिए 6 में 4 राज्य हैं उनके लिए विशेष प्रावधान। तो इसके लिए 60 तरीक होती है ATM²। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अनुसूची नंबर 6 में है ATM²। अब ATM² का मतलब है ना कि ATM लो उसका स्क्वायर कर दो, ये शॉर्टकट ट्रिक है। A से हो जाएगा असम, T से हो जाएगा त्रिपुरा और M² मतलब MM 2 बार M, तो मेघालय और मिजोरम। इन क्षेत्रों के लिए भी विशेष प्रावधान दिए गए क्योंकि भारत में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो कि धन धान्य से पूर्ण नहीं है, तो उनको स्पेशल सुविधा दी जाती है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इनको शेड्यूल नंबर 6 में डाल दिया गया है और इनके लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था है। तो 5 और 6 में विशेष प्रावधान है। 5 में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान और 6 में ATM² मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसके लिए विशेष प्रावधान। समझ गए कि नहीं। अब इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। तो अब बताते हैं आपको अनुसूची नंबर 7, 6 तक पढ़ा दिए हैं। अनुसूची 1 में है भारत के राज्यों का नाम। तो 1 में बताए थे सबसे प्रथम अनुसूची है, तो सबसे पहले हमें करना है राज्यों का नामकरण। तो 1 में है राज्यों का नाम, 2 मतलब क्या 2 वेतन, तो 2 में है वेतन और 3 में 3 अक्षर वाला शपथ है और 4 में 4 अक्षर वाला राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5 में है SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। 6 में है ATM², असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान। अब बताते हैं आपको हम 7वीं अनुसूची। तो देखिए 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। 7वीं अनुसूची में सूची की बात की गई है, संविधान की सूचियों के बारे में। तो 7 में है सूची, याद करना बहुत आसान है, 7 से 7, 7 से सूची। और यहाँ पर ऐसे भी कहा जा सकता है कि शक्तियों का बंटवारा, क्योंकि जो शक्तियाँ बांटी गई है ना ये सूची के हिसाब से बांटी गई है। जैसे भारत में तो एक ही संसद भवन है लेकिन विधानमंडल तो बहुत ज़्यादा है। तो किस मामले पर मोदी जी कानून बनाएंगे, किस मामले पर योगी जी कानून बनाएंगे, कैसे पता चलेगा। क्योंकि केंद्र सरकार की कोई अपनी ज़मीन नहीं है, सभी राज्यों को मिला करके ही तो भारत बना है। अभी जैसे आप भारत का मैप देखें तो इसमें आपको कहाँ दिख रहा है कि केंद्र की ज़मीन कौन सी है। दिल्ली को आप केंद्र की ज़मीन कहेंगे, दिल्ली भी आई तो वहाँ पर भी विधानसभा है, इस हिसाब से कह सकते हैं। दिल्ली तो केजरीवाल का है, उत्तर प्रदेश योगी जी का है, सबका अलग अलग हो जाएगा। मोदी जी का कुछ बचा नहीं बचा। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार जो केंद्र सरकार है ये राज्य सरकार से ही मिलकर के बना हुआ है। तो कहाँ पर राज्य सरकार कानून बनाएगा, कहाँ पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, इसके लिए बना दी गई है लिस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सूची, और इसे रखा गया है अनुसूची नंबर 7 में। तो 7 में है सूची, 7 से 7 से सूची। और इसे ये भी कह सकते हैं कि शक्तियों का बंटवारा, क्योंकि इसी में बताया गया है कि मोदी जी किस पर कानून बनाएंगे, मतलब केंद्र सरकार किस पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार किस पर कानून बनाएगी, किस पर दोनों लोग मिल करके बनाएंगे। तो 7 में है सूची। और सूची हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार की है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो देखो भाई अब इसमें क्या क्या बताया गया है। संघ सूची में जितने भी विषय हैं इन सब पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। मतलब अगर आप केंद्र सरकार नहीं समझते हैं तो इतना समझिए मोदी जी से संबंधित। तो संघ सूची से संबंधित कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार, या हम संसद भवन भी तो कह सकते हैं। तो संघ सूची से संबंधित कानून केंद्र सरकार या संसद भवन।
राज्य सूची से संबंधित कानून राज्य सरकार या विधानमंडल, और समवर्ती सूची से संबंधित जो भी कानून बनाया जाता है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। लेकिन मान लीजिए दोनों के बीच में हो जाए विवाद, वो कहे हम बनाएंगे, वो कहे हम बनाएंगे। अब ऐसी स्थिति में किसके द्वारा बनाया गया कानून मान्य? केंद्र के द्वारा, क्योंकि केंद्र हमारे यहाँ पावरफुल है। केंद्र को सशक्त रखा गया, और सशक्त इसलिए रखा गया है, अगर राज्य को ही ज़्यादा पावरफुल रख दिया जाता है ना तो राज्य अपना ऐठने लगता है, अलग कहते हैं हमारी नहीं सुन रहे, हम जा रहे हैं दूसरी जगह मिलने। तो इसीलिए हमारे यहाँ केंद्र को सशक्त बनाया गया है और राज्य को कम शक्तिशाली बनाया गया है। तो संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार या हम कह सकते हैं संसद भवन। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? विधानमंडल या राज्य सरकार। राज्य सरकार। और समवर्ती पर दोनों। तो इसमें कुछ ना कुछ विषय लिखे गए हैं। देखिए संघ सूची में वर्तमान समय में 100 विषय हैं और उन 100 के 100 विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की। जो भी पूरे देश से संबंधित होगा उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से रेलवे लाइन बिछाना है, यहीं से गढ़वारा से, और रेलवे लाइन बिछाना है तो रेलवे लाइन क्या केवल उत्तर प्रदेश तक ही रहेगी सीमित? वो तो पूरे देश भर में फैलेगी। इसका मतलब ये पूरे देश का मामला हो जाएगा। तो रेलवे से संबंधित जो भी कानून बनाना होगा वो केंद्र सरकार का होगा। और वैसे भी आप उसके नाम से समझ सकते हैं, जैसे रेलवे में लिखा रहता है हमेशा ना इंडियन रेलवे, कभी देखे हैं लिखा उत्तर प्रदेश रेलवे? उमरे दमरे यही सब लिखा रहता है। एक जगह लिखा था ऐसे उमरे दमरे कुमरे, एक लोग मर रहे हैं कि पूत मरे दामाद मरे। उमरे दमरे वो शॉर्टकट फॉर्म होता है। हाँ, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, उसमें ऐसा लिखा था, बता रहे हैं कि पूत मरे दमरे दामाद मरे। संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 100। और इन 100 के 100 विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार। और आपको नाम से भी लग जाएगा, ऐसे समझिए जो भी राष्ट्रीय विषय का, राष्ट्रीय महत्व का विषय होगा उस पर कानून बनाएगा केंद्र सरकार। जैसे रेलवे संबंधित कानून बनाना है केंद्र सरकार बनाएगी। मान लीजिए बनाना है सेना संबंधित कानून, तो सेना संबंधित कानून भी कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। क्योंकि देखिए सेना में हमेशा लिखा है इंडियन आर्मी, कभी देखे हैं मध्य प्रदेश आर्मी, उत्तर प्रदेश आर्मी ऐसा लिखा रहता है? नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होता है। तो पुलिस से संबंधित कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। तो राज्य सूची का विषय हो जाएगा। लेकिन जो भी राष्ट्रीय महत्व का होगा उस पर बनाएगी केंद्र सरकार। जैसे बैंक से संबंधित कानून हो गया, तो बैंक तो पूरे इंडिया लेवल का होता है। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कभी देखें सेंट्रल बैंक ऑफ उत्तर प्रदेश? नहीं होता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि केवल पंजाब तक ही सीमित है, वो पूरी इंडिया लेवल तक सीमित होता है। तो जो भी राष्ट्रीय विषय का होगा उन सब पर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है? केंद्र सरकार। जैसे सेना, जनगणना, डाक, रेलवे, बैंक वगैरह वगैरह। समझ गए कि नहीं? सेना, जनगणना, डाक, रेलवे, बैंक। देखो डाकघर में भी लिखा रहता है ना इंडिया से ही। तो ये जितने भी ऐसे ही 100 विषय हैं उन सब पर कानून बनाने का काम किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। और राज्य सूची में पहले था 66 विषय, लेकिन वर्तमान समय में इसकी संख्या होगी 61। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में, सॉरी 76 में। 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ और यहाँ से 5 विषय निकाला गया और 5 विषय निकाल के काट दिया गया इस वाले में। तो यहाँ पर 47 था, अभी कितना हो गया है? 52। तो वर्तमान समय में 61, इस वाले में 52। तो बस इतना याद रखिएगा, इसमें 66 था, 5 निकाला गया और यहाँ पर 47 था, इसमें डाल दिया गया। तो 47 5 52 हो जाएगा। तो इस समय राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती में 52 विषय हैं। तो राज्य सूची से संबंधित कानून, जैसे मान लीजिए जनगणना संबंधित कानून बनाना हो तो ये केंद्र सरकार का मामला नहीं, जनगणना करानी हो तो वो केंद्र सरकार का है। जैसे जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी ना तब तक जनगणना नहीं होगी। जैसे भी 2011 में जनगणना हुई थी, अभी जनगणना नहीं हो रही, तो क्या राज्य सरकार जनगणना करा सकती है? नहीं।
लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो जनगणना संबंधी कानून बना सकती है। जैसे मतलब जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून बना सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून बना हुआ है कि अगर बिहार में बना है, हाँ बिहार में भी बना, हर राज्य सरकार बना सकती है। अब उत्तर प्रदेश में बना है कि 2 बच्चे से ज़्यादा अगर पैदा करते हैं, मतलब 2 बच्चा, तो सरकारी सहायता नहीं मिलेगी आपको। तो ये कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? राज्य सरकार। अब जो राज्य सरकार चाहे बनाए, जो राज्य सरकार चाहे ना बनाए, केंद्र सरकार उसमें दखल अंदाजी नहीं करती। पुलिस से संबंधित कानून बनाना होगा, कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, ऐसे होता है ना, सब राज्य अलग अलग कानून बनाती है। कृषि संबंधी कानून बनाना होगा, राज्य सरकार ही बनाएगी। लेकिन नियोजन संबंधी कानून बनाना हो तो दोनों मिलकर के कानून। नौकरी 2 तरीके की मिलती है, एक तो राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार। जैसे आप मान लीजिए रेलवे से नौकरी पाते हैं तो ये कहाँ से मिलती है? केंद्र सरकार से। लेकिन आप मान लीजिए पुलिस की नौकरी ज्वाइन करते हैं तो राज्य सरकार से। तो नियोजन वाला मामला दोनों का हो जाएगा, और केवल पुलिस वाला मामला अगर देखा जाए तो राज्य सरकार का हो जाएगा। तो इसमें जैसे कृषि, वन, पुलिस, समवर्ती में जैसे शिक्षा, एजुकेशन भी 2 तरीके से दी जा सकती। जैसे यूनिवर्सिटी 2 होती है, एक होता है स्टेट यूनिवर्सिटी, एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार के अधीन होगी और स्टेट मतलब राज्य सरकार से। इसका मतलब शिक्षा भी 2 तरीके से दी जा रही है। तो 2 तरीके से जिसमें काम किया जाए वो समवर्ती सूची है। जैसे मान लीजिए सड़क बनाना है, अब सड़क बनाना है तो सड़क बनाने से संबंधित कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार। मान लीजिए कोई ऐसी सड़क बनानी है जो केवल उत्तर प्रदेश तक ही चले, तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन कोई कॉरिडोर बनाना है, कॉरिडोर मतलब बड़ी सी सड़क बनानी, जैसे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सड़क बनानी है, आप कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो देखो ये दोनों संबंधित मामला हो गया कि नहीं? नियोजन, ये भी दोनों संबंधित मामला है। तो 7 में है सूची, और सूची में भी मैंने आपको समझा दिया कि सूची 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार या संसद भवन बनाती है, राज्य सूची पर कानून विधानमंडल या राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती पर दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। लेकिन अगर झगड़िया गए तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र को पावरफुल रखा गया है। अब बताइए, आप ऐसे खुद समझ सकते हैं योगी जी ज़्यादा पावरफुल होंगे कि मोदी जी? मोदी जी, क्योंकि वो केंद्र लेवल के हैं, पूरे देश लेवल के, और योगी जी तो अपने राज्य लेवल के हैं। संघ सूची में वर्तमान समय में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61, पहले 66 था, 5 निकाला गया, 61 हो गया। इसमें 47 था, इसमें 5 डाल दिए तो 52, और एक किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। समझ गए होंगे। अनुसूची नंबर 7 से सूची। और ऐसे भी कहा जा सकता है कि शक्तियों का बंटवारा, ये शक्तियों का बंटवारा ही तो किया जा रहा है। देखो, तो सफलता की एक कहानी हम आपको बताते हैं। देसी में एक जने गुरु जी रहे और उनके एक जने चेला रहे। तो चेला बहुत परेशान रात रहे, कहन गुरु जी सफलता कौन मंत्र बता दा कि हमका भगवान मिल जाए। अब गुरु जी कहन दत्त पागल, भगवान से मिला चाहता, कल आवा, बिनसारे ना हो तो का मिला देते भगवान से। कहन गुरु जी मिलवा देते, बहुत बड़ी कृपा मानी आपके। कहन आवा, बिनसारे वहीं नदी के तीरे आवा तो का भगवान से तुरंत मिला दी। तो बढ़िया चेला नहा वहा वहाँ से आए घर से, और गुरु जी भी आए एकदम सुबह 4 बजे पहुँचे। तो कहन गुरु जी भगवान कहाँ बैठे? भगवान से मिलबे, पहले नहा धोले तब मिलबे, ऐसे गंदा ही लोग भगवान से मिलिए तो का। तो कहन ठीक है चलो नहाई जाए। तो कहन पहले डुबकी मारा है मैं। तो चेला डुबकी मारन, तो गुरु जी रहन दबा देन। अब चेला दम घुटेला, मतलब वहीं दबा दें, उनका सांस फूलेला, मरे वाला रहन चेला, तब तक गुरु जी निकाल दें। कहन बताओ कैसे लागत है? कहन गुरु जी 1 सेकंड न छोड़ा हो तक मर जाए। कहन अगर भगवान का पावा चाहता है ना, तो यह अपने अंदर जुनून रखा कि अगर भगवान न मिलिए तो मर जावे तुरंत, तब भगवान मिलिए, नहीं तो भगवान नहीं मिले। ऐसे ही सफलता होती है। सोचो कि अगर सफलता नहीं मिलेगी तो हमारे घर वाले हमसे चूल्हा चौकी कराएंगे, बर्तन मजवाएंगे,
घर साफ करवाएंगे, गाड़ी देंगे, सब कुछ करवाएंगे जो एक दुश्मन करवा देता है। इतना काम करवाएंगे, फिर आप डर जाएंगे, फिर आप सफलता के लिए तैयार हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? आगे बताएं। तो अनुसूची नंबर 7 में है सूची। क्या है? सूची। अगला देखते हैं अनुसूची नंबर 8। तो 8 में है मान्यता प्राप्त भाषाओं। मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो ये बात तो मैंने कल ही आपको बताई थी कि जब हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था और बाद में उसमें 7वां संविधान संशोधन हुआ, तो भाग नंबर 7 को समाप्त कर दिया गया और भाग नंबर 7 को समाप्त करके 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। तो ये 14 राज्य किस आधार पर बनाए गए थे? क्योंकि उस समय संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। तो जब हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था ना, उस समय भी 14 भाषाएं थी, तभी तो 14 राज्य बनाए गए थे। लेकिन वर्तमान समय में इसकी संख्या बढ़ गई है और ये हो गए हैं 22। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं पहले 14 थी, लेकिन वर्तमान समय में ये 22 हो गई है। कौन कौन सी भाषाएं? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये है 22 भाषाएं। पहले 14 थी, अभी 22 है। लेकिन आपसे अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछना होगा, बताए ना कि अगर आपसे सामान्य क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बताएगा, एग्जामिनर पूछेगा बताओ कि आपके मामा का नाम क्या है, तो आप तो अपने मामा का नाम बहुत आसानी से बता देंगे, चाहे पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो। लेकिन कठिन क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो बताओ मेरे मामा का नाम क्या है। अब आप चाहे जितना पढ़े लिखे हो, आप एग्जामिनर के मामा का नाम नहीं जान सकते, है कि नहीं? तो सुनो, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे आसान क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ सकता है? कहेगा बताइए संविधान के प्रारंभ में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी, तो आप इतना जानते हैं 14। लेकिन मान लो ऐसे भी पूछ लेगा कि वर्तमान समय में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22। लेकिन और कठिन बनाना चाहेगा तो कहेगा बताइए संविधान में जो नई नई भाषा जोड़ी गई वो कौन सी थी? संविधान में जब इसके बाद और भाषा जोड़ी गई तो कौन कौन सी थी? तो यहाँ पर मैं उन सभी भाषाओं को बता देता हूँ कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो इसमें 3 बार भाषाओं को जोड़ा गया। पहली बार 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। तो संविधान में जो नई नई भाषा जोड़ी गई थी कौन थी? सिंधी। ये 15वीं भाषा थी। दूसरा देखो 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद देखो ध्यान से, पहले 21वां संविधान संशोधन में एक नई भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई। इसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, 21 और 71 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 92। तो 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में और इसमें 4 भाषा, पीढ़ी माचिस, डी से हो जाएगा बोडो, डी से डोंगरी, और माँ से मैथिली और सा से संथाली। समझ गया कि नहीं? 3 भाषा मतलब 3 बार संशोधन करके जोड़ा गया है। तो पहले 14 था, 14, 15, 15, 3, 18 और 18, 4, 22। तो वर्तमान समय में कितनी है? 22। कौन कौन सा जोड़ा गया? देखो अनुसूची नंबर 8 में है मान्यता प्राप्त भाषाएं। पहले 14 था, वर्तमान समय में 22 है। सबसे पहली भाषा जो जोड़ी गई वो सिंधी। उसके बाद इसके लिए 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ। फिर 71वां संविधान संशोधन, देखो 2 याद कर लिए तो तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। पहले 21वां संविधान संशोधन 1967, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 और इसमें नमक जोड़ा गया। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी,
इसके बाद 21 और 71 जैसे ही जोड़ेंगे आ जाएगा 92। और फिर हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, BDMS या BD मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो वर्तमान समय में कितनी भाषा हो गई है? 22 हो गई। और इस बात की चर्चा की गई है अनुसूची नंबर 8 में। इसीलिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़्यादा मतलब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एक्शन नहीं लेती। अभी हम आपको शुरू से ही बता दिए थे ना, जो भी मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं अनुसूची में, उस पर सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला नहीं देता है, कहता है जाने दो, क्योंकि उसको सुरक्षित रख दिया गया है। इसीलिए भाषाएं कभी भी जोड़ी जा सकती हैं, कभी भी हटाई जा सकती हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है। तो समझ गए होंगे। और यहाँ तक जो अनुसूची नंबर 8 आप लोग पढ़े ना, मूल संविधान में इतनी अनुसूची थी, इसके बाद से नई नई अनुसूचियां जोड़ दी गई। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान समय में इसकी संख्या बढ़कर के 12 हो गई है। समझ गए कि नहीं?